हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 18 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सुबह की शुरुआत जो है एक कोट से करेंगे हम लोग। सीखने की भूल ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। यानी जीवन में हर समय हर परिस्थिति में आप कुछ सीखते रहिए। यही छोटी छोटी सीख ही आपको एक दिन बड़ी मंजिल प्राप्त करने में सहायता करेगी। चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मिडास की शुरुआत की है? यानी ऑपरेशन मिडास किसने स्टार्ट किया है अभी हाल ही में? पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। यानी अभी हाल ही में यूक्रेन ने, जो एक यूरोपियन कंट्री है, उसने ऑपरेशन मिडास की शुरुआत की है। इसकी राजधानी कीव है, ठीक है, कीव इसको बोला जाता है। और अभी फ़िलहाल में ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रूस भी इसी में दिया है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वॉशिंगटन डीसी। अब ये दोनों देश जो हैं, यूक्रेन और रूस, उसके राष्ट्रपति को भी जानना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ठीक है, और रूस के व्लादिमीर पुतिन। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यूक्रेन के प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करते हुए ऑपरेशन मिडास शुरू किया। यानी ऑपरेशन मिडास जो है, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा था वहाँ, उसका पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन मिडास यूक्रेन की सरकारी परमाणु कंपनी एनजीएटम ने रिश्वतखोरी और धन शोधन के मामले में एनएबीयू और एसएपीओ द्वारा 15 महीने तक चलाई गई एक गुप्त भ्रष्टाचार विरोधी जांच है। इस ऑपरेशन का नाम राजा मिडास के नाम पर रखा गया है, ठीक है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस प्रकार अधिकारियों ने अवैध तरीकों से अनुबंधों को सोने में बदल दिया, ठीक। प्रमुख निष्कर्षों में एक रिश्वतखोरी नेटवर्क शामिल है जो एनजीएटम के ठेकेदारों से 10 से 15% की कटौती की मांग कर रहा था। तो ये भ्रष्टाचार के पर्दाफाश से रिलेटेड है ये ऑपरेशन मिडास, जो अभी हाल ही में यूक्रेन की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है एस कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है श्रीनिवासन वरदराजन, तीसरा ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चौथा ऑप्शन है अशोक चंद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एस कृष्णन, जो हैं उनको भी हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। यही हैं एस कृष्णन, जिनको अभी जम्मू और कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस कृष्णन को जम्मू और कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनुभवी बैंकिंग नेता एस कृष्णन को 13 नवंबर 2025 से 26 मार्च 2028 तक के कार्यकाल के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक यानी J&K बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित यह नियुक्ति J&K बैंक के बोर्ड की स्वीकृति के बाद की गई
और बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में दुबई के प्रीमियम कॉमर्शियल टावर पे किस अभिनेता का नाम होगा? पहला ऑप्शन है आमिर खान, दूसरा ऑप्शन है सलमान खान, तीसरा ऑप्शन है सैफ अली खान, चौथा ऑप्शन है शाहरुख खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान। यानी कि अभी हाल ही में दुबई के जो प्रीमियम कॉमर्शियल टावर है उस पे शाहरुख खान की जो क्या होगी, नाम होगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। दुबई के प्रीमियम कॉमर्शियल टावर पर शाहरुख खान का नाम, शाहरुख खान के नाम पर एक प्रीमियम कॉमर्शियल टावर शाहरुख बाय डैन्यूब दुबई के शेख जावेद रोड पर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? शेख जायद रोड जाएगा और इसके 2029 तक पूरा होने का अनुमान, यानी अभी ये 2029 तक पूरा होगा। 55 मंजिला इस टावर में उच्च स्तरीय कार्यालय स्थान और व्यावसायिक सुविधाएं होंगी, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग फुट से अधिक होगा। प्रवेश द्वार पर शाहरुख खान की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें वे अपनी विशिष्ट मुद्रा में नजर आएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 5वें द्विवार्षिक मुद्रा पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। यानी कि 5वें द्विवार्षिक मुद्रा पुरस्कार 2025 जो है उसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी जो है वो आसाम में है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आसाम की राजधानी कहाँ है और असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में और वहाँ के राज्यपाल कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे। अब सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स 2025 असम की उभरती प्रतिभाओं का सम्मान 5वें द्विवार्षिक मुद्रा पुरस्कार 2025 गुवाहाटी में आयोजित किए गए, जिसमें केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, 5वें उभरते अचीवर्स श्रेणी में देखा जाए तो सुकृता बरुआ को दिया गया। मीडिया और संचार में अगर देखा जाए तो संघमित्रा कलिता को दिया गया। उद्यमिता में अगर देखा जाए तो ईसा रानी बरुआ, खेल में हिमज्योति तालुकदार को दिया गया है और कला एवं संस्कृति में देखा जाए तो डॉक्टर देवजानी बोरा को दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स 2025। इसके बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 56वां इफ्फी समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? 56वां। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, गोवा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। इफ्फी 2025 के बारे में बता रहा है कि 240 फिल्मों और नई फीचर फिल्मों के साथ एक वैश्विक सिनेमा उत्सव है। इसमें 240 फिल्में और कुछ नई फीचर फिल्मों को दिखाया जाएगा, वैश्विक स्तर की जो भी मूवियाँ होंगी। 56वां इफ्फी समारोह 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो दक्षिण एशिया के एकमात्र FIAPF मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी फिल्म समारोह के रूप में अपनी परंपरा को जारी रखेगा। जापान फोकस देश है, फोकस देश इम्पोर्टेंट होता है जापान।
जहां 6 समकालीन फिल्में दिखाई जाएंगी। स्पेन भागीदार देश है और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश है। यानी इसमें 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि फोकस देश कौन है, तो जापान, और भागीदार देश कौन है, तो स्पेन है, और स्पॉटलाइट देश की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, नई सुविधाओं में IFFE और सिनेमा AI हैकाथॉन भी शामिल है। यानी इस वर्ष ये भी शामिल किए गए हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में रॉलेन उत्सव कहाँ मनाया गया? पहला ऑप्शन है किन्नौर, दूसरा ऑप्शन है लाहौल, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है शिमला। तो इसका राइट आंसर होगा किन्नौर, यानी कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अभी हाल ही में रॉलेन उत्सव मनाया गया है। अब लाहौल जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, शिमला भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश का मैप दिखाया गया है, यहाँ पे किन्नौर है। ये हो गया शिमला और चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। रॉलेन उत्सव किन्नौर में शीतकालीन परियों का मनमोहक विदाई, यानी कि ये जो किन्नौर है उसमें जो शीतकाल में ठंडी के दिनों में जो परियां होती हैं उनकी मनमोहक विदाई जब मनाई जाती है तो उसी दौरान रॉलेन उत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रॉलेन उत्सव एक जादुई शीतकालीन परंपरा का जश्न मनाता है, जिसमें सौनी परियों की विदाई दी जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वे सर्दियों के दौरान ग्रामीणों की रक्षा करती हैं। इस उत्सव में नकाबपोश नृत्य, अनुष्ठान प्रदर्शन और नागिन नारायण मंदिर में एक पवित्र समारोह होता है जो स्थानीय लोक कथा और आध्यात्मिक श्रद्धा पर आधारित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किस मार्बल कंपनी को इसके ऐतिहासिक सफ़ेद पत्थर के लिए केंद्र सरकार ने GI टैग दिया है? पहला ऑप्शन है आदित्य स्टोन एक्स, दूसरा ऑप्शन है ओसवाल ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है RK मार्बल्स, चौथा ऑप्शन है अंबाजी मार्बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अंबाजी मार्बल को अभी हाल ही में उसके ऐतिहासिक सफ़ेद पत्थर के लिए भारत सरकार ने GI टैग दिया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। अंबाजी मार्बल को उसके ऐतिहासिक सफ़ेद पत्थर के लिए GI टैग मिला। अंबाजी मार्बल को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जिसको GI टैग बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। इस संगमरमर का खनन इतिहास 1200 से 1500 वर्ष पुराना है, जो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर के युग से जुड़ा है। यह अपने दूधिया सफ़ेद रंग, टिकाऊपन और उच्च कैल्शियम सामग्री और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में है, अंबाजी मार्बल। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि GI टैग जो है, ये GI टैग एक्ट कब आया था? और पहला GI टैग किसको दिया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। यानी अभी हाल ही में
बांग्लादेश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाला 5वां सदस्य बन गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं DNSA स्तरीय बैठक में बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब CSC की शुरुआत 2020 में हुई थी, यानी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो हुआ था उसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव ने अपने त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग संरचना का विस्तार किया था। स्टार्टिंग में इसमें कौन कौन था? भारत, श्रीलंका और मालदीव। वर्तमान में कौन कौन है? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस और बांग्लादेश और सेशेल्स एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी हाल ही में नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य होंगे हम लोग देखेंगे। अमेरिका ने, सॉरी इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर होगा अमेरिका। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। अमेरिका ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में नार्को आतंकवादियों को निशाना बनाने और उनका सफाया करने के लिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है। यानी जो लैटिन अमेरिका वाला जो रीजन होता है उसमें नार्को आतंकवादियों को निशाना बनाने और उनका सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। अब बात ये आती है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो लैटिन अमेरिका में अगर देखा जाए तो ऊपर कनाडा और USA को छोड़कर जितने भी देश हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के, वो सारे देश जो आएंगे वो लैटिन अमेरिका में आएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। इस अभियान का नेतृत्व साउथ कॉम कर रहा है, जो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन के 31 देशों की निगरानी करता है। ये अमेरिकी दक्षिणी कमान की एक एजेंसी है, यही इसका नेतृत्व कर रही है, साउथ कॉम। मिशन के उद्देश्यों में अमेरिकी मातृभूमि की रक्षा करना और पश्चिमी गोलार्ध में नार्को आतंकवादियों खतरों का उन्मूलन करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसने संपत्ति के विदेशी स्वामित्व को सीमित किया है? यानी कि जो भी संपत्ति का जो विदेशी स्वामित्व होता है, जो वहाँ पे उस देश में जो जाके ज़मीनें ले लेते थे तो उनका विदेशी स्वामित्व हो जाता, तो उसको सीमित करने के लिए किसने अभी रूल लॉ बनाया है? तो पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ग्रीनलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड ने अभी हाल ही में संपत्ति के विदेशी स्वामित्व को सीमित किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, उसको देखेंगे हम लोग। ग्रीनलैंड ने संपत्ति के विदेशी स्वामित्व को सीमित किया। ग्रीनलैंड की संसद ने आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। हालांकि यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। इस पे डेनमार्क देश का राजनीतिक रूप से इस पे क्या है? कब्जा है, लेकिन ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड में स्वशासन है और यह अधिकांश घरेलू मामलों का प्रबंधन करता है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, यानी यूरोपियन यूनियन में ये नहीं आता है। तो ये रहा आज का हमारा एक करेंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।